बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहतसाब की अनोखी कहानी शुरू होने से कबल ही खत्म हो गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई किसी दबाव के तहत रोक ली गई या FIA ने खुद मान लिया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम गलती से लग गया। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम बार बार कह चुकी है कि एहतसाब सबका होगा, किसी को माफी नहीं दी जाएगी, मगर फिर देखने में आता है कि एहतसाब के मामलात ठंडे पड़ जाते हैं। शुगर स्कैंडल में नाम आने के बाद जहांगीर तरीन के खिलाफ एहतसाब अमल की आवाजें उठने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के देरीना दोस्त समझे जाने वाले जहांगीर तरीन के खिलाफ मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर और दीगर रहनुमा बोलते नजर आए। जहांगीर तरीन पर शुगर स्कैंडल में पैसे बनाने के इल्जामात लगाए गए। FIA ने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कई जगहों पर कहा कि शुगर माफिया ने कार्टेल बना रखे हैं और आवाम के 140 अरब रुपए लूटे गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी अपने करीबी दोस्तों के साथ अपने खिलाफ साजिश होने का अंदिया देते रहे हैं। हम सब जो इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और हम इंसाफ लेके रहेंगे। सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है, जो ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। मुल्ज़िम और मुजरिम में बड़ा फर्क होता है। ठीक को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, बाकी वो हमारे अपने अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। अगर आपका नारा एहतसाब का है, फिर ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। खौफनाक चीजें निकली। ये सारे मिलके ये कैसे एक इन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब ये तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत। हम ख्याल ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए मुलाकात पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म आमादा हो गए। और शुगर स्कैंडल पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं खुद मुलाकात करूंगा। और फिर अचानक खबर आती है कि FIA ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और फिर गुज़श्ता रोज निजी TV चैनल के टॉक शो में PTI के रहनुमा और MNA राजा रियाज ये कहते पाए गए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं, जबकि आज नौशहरा में तकरीब से खिताब के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिससे लग रहा था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म करप्ट नासिर और PDM के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, मगर वो भी मजबूर हैं। तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। और जो भी जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। वो कभी PDM जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। ताकतवर का मकसद ये होता है कि हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम खास लोग हैं, ये चोरी करें, डाका डालें और मनी लॉन्ड्रिंग करें, इन्हें कानून के नीचे नहीं लाया जाए। इसी तरह शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर पैसे बनाती है और ये माफिया टैक्स नहीं देती। कुछ करें तो शुगर माफिया भी कहती है कि हम खास लोग हैं। सारी जगह ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं। अब बज़ाहिर लग रहा है कि जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, मगर क्या किसी दबाव की वजह से हैं या हकीकत में FIA से कोई गलती हुई है? और व्हाट्सएप पर शुगर का सट्टा क्या है, कहां से शुरू हुआ, अंदर की कहानी क्या है, इस पर जो है वो तफसील से हमें आगाह करेंगे। बिकॉज
ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के अयाज शुजा साहब, बहुत काम कर रहे हैं इस स्टोरी के ऊपर, कुछ अंदर की खबरें भी आज हमारे लिए लाएं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अयाज साहब, ये हुआ क्या? एकदम से जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके ऊपर इल्जामात की भरमार हो जाती है, फिर एकदम से हर तरफ हम देखते हैं हर न्यूज़ चैनल एक ही स्टोरी चला रहा है, और फिर जहांगीर तरीन साहब सामने आते हैं, वो कुछ जो है वो गिले शिकवे करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, केस कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हुआ क्या? ये सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं थे इसमें, ये पूरी एक शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी चीनी के हवाले से। जब अपोजिशन खुसूसन मुस्लिम लीग नून का दबाव बढ़ा कि चीनी और आटा चोर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो उन्होंने ब्रीफिंग दी कि पंजाब में और पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतें फौरन बढ़ी हैं उसके पीछे एक शुगर माफिया है, और उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन की मिर्ज नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी अहम तरीन रहनुमा शामिल हैं, उसमें जो PTI के और एक वफाकी वजीर है मखदूम खुसरो बख्तियार, उनका भी नाम आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के नाम हैं। हुआ ये कि जब जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और ये सट्टाबाज आए और सट्टाबाजों ने अपने इंकशाफात किए, और FIA हमें रोजाना की बुनियाद पर 1 से 2 सट्टाबाजों के इंकशाफात पर मबनी बयान जारी कर रहा था। लेकिन जिस दिन जहांगीर तरीन अदालत में पेश होते हैं उसके ठीक 3-4 दिन बाद उस तवातर से एक तो बयान नहीं आते, उसके बाद FIA की जो तहकीकाती जो पेस थी वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। उसकी वजह यह है कि शायद FIA के अफसरान अब वेट कर रहे हैं कि जो राजा रियाज ने दावा किया और FIA को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वज़ीर आज़म से राब्ता हो चुका है। इसकी बाजी में भी आपको मिसाल दूं कि एक बार वज़ीर आज़म ने एक सुई गैस के आला ऑफिसर को एक भरी मीटिंग में डांट दिया कि उन्होंने गैस चोरी का एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज पर मुकदमा बनाया था, करोड़ों रुपए की गैस चोरी थी। उनका ये तो बहुत शरीफ आदमी है, शौकत खान को इतने देर से फंड्स दे रहे हैं, तो आपने कैसे इनके ऊपर मुकदमा बना दिया? तो अब FIA वाले इंतजार कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के केस का क्या बनता है। अगर तो जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल जाता है तो फिर बाकी सारे भी बड़े ताकतवर लोग हैं, फिर तो ये एक प्रेसिडेंट नहीं, मुझे ये समझाइएगा, एक तरफ राब्ता हुआ वज़ीर आज़म साहब के साथ, ठीक है, दूसरी तरफ FIA ने अपना काम करना छोड़ दिया। हुआ क्या? पिछले एक हफ्ते से FIA ने इस ज़िमन में हमें कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट अपनी अब तक नहीं दी। बार बार राब्ता किया गया कि जी मजीद सट्टेबाज गिरफ्तार हुए, मजीद अकाउंट सीज हुए। सिर्फ जहांगीर तरीन फैमिली के 36 से ज्यादा अकाउंट्स जिनमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी थे वो भी सीज किए गए। इस मद में अब तक 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। इस मद में कई चीजें अब तक FIA हासिल कर चुकी थी, लेकिन अब जैसे ही जहांगीर तरीन अदालत में पेश होते हैं, उनके साथ MPAs और MNAs पेश होते हैं, उसके 2 दिन बाद ये तहकीकात का रिजल्ट हमें आना रोक दिया जाता है। जिस तरह इलेक्शन के साहब, आप इस स्टोरी के ऊपर काम करें, यकीनन आप आई एम श्योर आप FIA भी गए होंगे और आपने उनसे भी पूछा होगा कि भैया आपने काम करना क्यों छोड़ दिया, हुआ क्या? आप तो मतलब इतना बड़ा इल्जाम के साथ आप सामने आए थे, तो मतलब एक इदारे की क्रेडिबिलिटी भी होती है, तो कुछ बात हुई आपके उनसे? FIA, एंटी करप्शन, NAB, इनको बराह रास्त शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। अच्छा। अब शहजाद अकबर साहब की पेश पहले तो बहुत सख्त थी कि जो भी होगा उसको, अब शहजाद अकबर साहब का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा। हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उन्होंने बताया कि हम शहजाद साहब के अहकामात का वेट कर रहे हैं कि इसको आगे कितनी स्पीड से लेके चलना है, क्या करना है। इसमें मैं आपको बताऊं कि FIA भी यानी क्योंकि तमाम तर ताकत नहीं रखती। आपको याद होगा स्टंट स्कैंडल था, हम मेयो हॉस्पिटल उस रेड में मैं भी शामिल था, मैं ही एक जर्नलिस्ट था जो मेयो हॉस्पिटल गया, हमने रेड करके वो स्टंट पकड़े। हमें इतला मिली कि PIC में भी सैकड़ों स्टंट इसी तरह छुपाए गए हैं और वहां पे भी यही कारोबार हो रहा है। लेकिन उस वक्त डायरेक्टर FIA जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी था, उसने रोक दिया कि ये वहां पे जो बंदा इंचार्ज है वो उस वक्त के वज़ीर पंजाब का जाती मुआलिज है, ये गले में पड़ जाएगा हमारे, इसको अभी रोक दो, यहां तक ही रखो। हमने मेयो हॉस्पिटल में पकड़ के इसको उछाल दिया ना मामले को, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। इस तरह PIC पे छापा रोक दिया गया। FIA इटसेल्फ इतने बड़े स्टेप्स नहीं ले सकती कि वो जहांगीर तरीन को अरेस्ट कर ले, अली तरीन को अरेस्ट कर ले, उनके अकाउंट, ये पीछे से ऑर्डर्स थे तो किए गए। लेकिन 3 मई तक तो अभी जमानत पे भी तो है ना? देखिए अकाउंट्स तो उनके सीज किए गए। उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो साबिक सेक्रेटरी ज़राअत रह चुके हैं, ये तमाम गन्ने की फसल का उस वक्त इंचार्ज थे, उनको भी तलब किया गया। उनकी भी इन्होंने जमानत कैंसिल करवाने के लिए जाना था। इसके अलावा भी और भी कई इसमें पर्दानशीन हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर हैं जिनके शेयर्स हैं, जिनमें के सट्टाबाजी हुई, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे ही जहांगीर तरीन वाले मामले का ये अदालत में वो एक कोच में आते हैं, 7 MP MNAs हैं, वो तुम तो तेज बयानबाजी, उसके बाद FIA बैकफुट पे चली जाती है। वजह क्या? मॉडल टाउन केस में आज तक सिर्फ पुलिस अफसरान को सजा हुई है, ना उसमें उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून, ना उसमें ताहिर कादरी के लोग, वो भी तो वहां पे मौजूद थे।
किसी एक के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई पर्चा, उनका कोई बंदा अंदर नहीं है, सिर्फ पुलिस अफसरान जिसमें गजेटेड अफसरान भी शामिल हैं। तो अफसरान ने अभी ये आपने ये तहरीके लबैक वाला भी देखा आपने कालादम का कि अब पुलिस अफसरान उस तरह आगे जाके कन्फ्रंट नहीं करते कि अगर खुदा खासा कोई हादसा हो गया तो पीछे पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं होगी, तो हम क्यों ग्रिल हो। यही FIA का है, वहां पे भी ज्यादा PSP अफसरान है कि हम क्यों इतने बड़े मामले में ग्रिल हों, जब तक हमें पीछे से बैग नहीं देते, हमें लिखा हुआ को आर्डर नहीं आता। ऐसा फिर जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वो कुछ बयानात आपको याद आते हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने भी दिए थे, फिर शेख रशीद साहब ने एक दफा कहा था कि इतनी मजबूत है वो जो माफियाज हैं, तो फिर बंदे का जहन उस तरफ जाता है कि फिर वो क्या माफियाज एक्टिव हो गए, फिर जहांगीर तरीन साहब ने वो जो MPs MNA साथ मिलाकर का प्रेशराइज कर लिया इमरान खान साहब को और अब उन माफियाज के आगे बेबस है। देखिए, मैं इसको मुझे नहीं पता कि वो प्रेशराइज हुए कि नहीं हुए, लेकिन जो अब तक की तहकीकात उसमें ये साबित हुआ, सट्टेबाजों ने एतराफ किया कि कई अरब रुपए कमाए जा चुके। जो चंद हजार रुपए का डीलर था वो अरबों रुपए की अब डीले कर रहा है। आप सोचे कि शुगर मिल्स मालकान कहां तक पहुंच गए होंगे। यानी उन्होंने अरबों की चीनी का सट्टा खेला। चीनी अभी बन रही है और सट्टा उसमें जारी है। चीनी अभी बन के बाहर नहीं आई, वो सट्टे पे सट्टा चल रहा है। ये सब एक बंदा नहीं है, 20 से ज्यादा सट्टेबाज अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। सबके एक ही कहानी है, सब एक ही बयान कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का क्या लिंक है सट्टे के साथ, और ये व्हाट्सएप सट्टा है क्या? व्हाट्सएप सट्टा ये एक ग्रुप बनाया होता है, एक शुगर मिल है, फर्ज करें वो जहांगीर तरीन साहब की है, उसके 20 डीलर है। अच्छा। अब वो 20 डीलर जहांगीर तरीन साहब या उनका जो भी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बताता है हम इतने टन चीनी निकालेंगे। अच्छा। इतने टन चीनी की वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को बंदर बांट कर देता है। आगे से सब डिस्ट्रीब्यूटर वो उसकी उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं कि हमारे पास इतनी चीनी। अब वो चीनी फर्ज करें वो 70 पे निकाल रहे हैं, आगे वो आगे 75 पे निकालेंगे, 75 से 80 पे जाएगी। इस तरह ये सट्टे पे सट्टा आगे से आगे ये गेम चलती है। इसका शुगर मिल्स मालकान बराह रास्त फायदा उठाते हैं। अच्छा। और इसका ये जो चीनी पहले बाहर भेजी गई, उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब का भी कोई कनेक्शन निकला इस सट्टे के साथ? देखिए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊं, शहजाद अकबर साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कैसे है भाई ये? ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि जो चीनी पाकिस्तान में बनती है वो तकरीबन 20% तो जहांगीर तरीन साहब के मिल्स में बनती है। अच्छा। और ये सब बड़े बड़े सियासी लोग, बड़े बड़े सियासी खानवादे इस कारोबार में शामिल हैं और असम्बलीज में मौजूद है। तो यहाँ तक कि जहांगीर तरीन साहब एक्सपर्टीज देते रहे साबिक जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनकी शुगर मिल्स को कि अच्छा। वो यानी ये एक्सपर्टीज शेयर करते रहे। यानी ये बिजनेस है, सियासी मुखालफत अपनी जगह इसमें कि इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें, इनकी आपस में कनेक्शंस थे इस मामले में। तो ये किस तरह हो सकता है कि अगर वो फैज़याब नहीं हुए इसमें, अगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं 20% और वाकई जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा शेयर है शुगर में, अगर 20 नहीं होगा तो 15 तो होगा, तो वो कैसे इस सट्टे से फैज़याब नहीं हुए? जबकि सट्टेबाजी FIA में बयान दे रहे हैं कि हमने जहांगीर तरीन ग्रुप से भी इतनी चीनी, यानी हम उसकी भी ये सट्टेबाजी करते रहे। इसमें सिर्फ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, यानी कि सिर्फ मैं ही क्यों। और वाकई FIA की अब तक की तहकीकात जो थी वो सिर्फ उन पे ही ज्यादा फोकस इसलिए होगी। तो मियां असलम इकबाल साहब को भी तलब किया ना? मियां असलम इकबाल साहब ने तरदीद किया है, मुझे अभी तक नैब पिंडी से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और ना ही चीनी की कीमत का तयन करना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन इसका तयन करने और मेरा ख्याल है कि शायद चीनी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हर दौर में फायदा मिलने का ये भी एक वजह है कि जो सारी सियासी पार्टीज हैं उनमें से बड़े बड़े लोग जो हैं अब वो चीनी या शुगर के साथ जुड़े हुए हैं कारोबार के साथ। बहुत शुक्रिया। 100 अरब का अगर स्कैम हुआ तो आप कई करोड़ देके अच्छे वकील भी खरीद सकते हैं। ठीक है, सही है जी। तो ये नए पाकिस्तान का नया एहतसाब जारी है जी। अब देखते हैं कि कहां तक जाता है और किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया याद शुजात साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लाम से पहले दौरे जहालत में औलाद के हकूक मुकर्रर नहीं किए गए थे। उस वजह से औलाद को बेजा और गैर जरूरी सख्ती का निशाना बनाया जाता था। अरब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो औलाद बिलखुसूस लड़कियों को या तो कत्ल कर दिया करते थे या फिर उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। और ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी हुआ करता था। फिर इस्लाम आया और वालिदैन के साथ साथ औलाद के हकूक और फराइज भी उनका तायुन किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन के लिए औलाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम होता है। औलाद की नेमत का दुरुस्त अंदाजा वही लगा सकते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम रखा हुआ होता है। जहां औलाद बड़ी नेमत है वहीं इंसान के लिए आजमाइश भी है।
ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت سے والدین اس حقیقت سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ اولاد اپنی ہو تو والدین کا لاڈ پیار دیکھنے لائق ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد حقیقی نہیں بلکہ سوتیلی ہو تو ایسے واقعات بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ انسان کا دل دہل کر رہ جاتے ہیں۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس نعمت سے فیضیاب کر دیتا ہے جس کے وہ اہل ہی نہیں ہوتے۔ راولپنڈی میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے سے متعلق آپ کو بتائیں، ہوا کچھ یوں کہ ایک کمسن بچہ جس کا نام طیب ہے، گھر میں پڑا ہوا تھا کچھ پھل، اس نے وہ پھل کھا لیا، جس پر سنگدل شخص نوید جو طیب کا ستیلا باپ ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے کمسن معصوم طیب کو شدید تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ستیلا باپ پلاسٹک کے پائپ سے بچے کو پیٹتا رہا۔ معصوم کمسن طیب دہائیاں دیتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے نہیں کھایا، مگر جانور نما یہ شخص پھر بھی نہیں رکا۔ تو بیٹے نے کہنا شروع کیا کہ میری بات سن لیں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کھایا تھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماں بھی ویڈیو بناتی رہی، اس ظلم کو فلماتی رہی، اٹھ کر نہ تو اپنے شوہر کو روکا اور نہ ہی بچے کو بچایا۔ کمسن طیب کا قصور محض یہ تھا کہ اس نے گھر میں پڑے ہوئے چند کیلے کھا لیے تھے۔ طیب کا قصور شاید یہی تھا کہ وہ نوید کا حقیقی نہیں بلکہ ستیلا بیٹا تھا۔ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں تو ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کی جانب سے لیا گیا ایکشن۔ نوید نامی سنگدل شخص پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج اسے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ یقیناً اسے اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے، مگر بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا بھی ضروری ہے۔ کیا یہ شخص ذہنی مریض تو نہیں؟ کیونکہ کمسن بچے پر اپنی اولاد پر، خواہ وہ ستیلی ہی کیوں نہ ہو، کوئی انسان اس طرح بھیڑیوں کی طرح تشدد تو نہیں کر سکتا۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سنگدل شخص مستقبل میں معصوم طیب کو تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ آخر طیب پر اس تشدد کے اثرات ہوں گے کیا؟ ایک بچہ جو پہلے ہی اپنے حقیقی باپ سے محروم ہے، اس پر اس طرح کا تشدد کیا جائے گا تو وہ کیسے زندگی میں آگے بڑھ پائے گا، کیسے پھل پھول پائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے نوشابہ منان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ہمارے نفسیات ہیں، بہت شکریہ نوشابہ یہ کیا مینٹل سٹیٹ ہے، یہ کیا ذہنی بیماری یا فطور ہے کہ ایک ایسا سلوک جو ہم شاید جانور پر کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچیں وہ ایک ننھے معصوم بچے پر کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ دیکھیں ہمیں بھی اتنی دفعہ بول چکے ہیں اس قسم کے ایشوز کے اوپر، وائلنس کے اوپر، ڈومیسٹک وائلنس، خواتین کے اوپر، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم انسان ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس الفاظ نہیں رہتے کہ ان کو کیسے سم اپ کریں، اور خاص کر یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ صبر کا مہینہ ہے، جو کہ اس مہینے کے اندر اس قسم کے واقعات، اور یہ پنڈی سے پہلا واقعہ نہیں ہے عائشہ، میرے پاس 3-4 کیسز راولپنڈی سے، میں کیونکہ خود کیپٹل میں رہتی ہوں، 3-4 کیسز ایسے رپورٹ ہوئے جس کے اندر جو ہے خواتین جو کہ ستیلی ماں کے روپ میں ہے اور بچوں کے اوپر کہ ان کو افطاری میں وہ کھانا نہیں دینا، ان کو سحری میں کھانا نہیں دینا، ایسے کیسز رپورٹ ہوئے۔ میرا جو سوال ان کا کیا مینٹل سٹیٹس ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے پنڈی میں پچھلے دنوں ایک بیٹے نے ماں کو بہت مارا اور اس کے اوپر پھر ایکشن ہوا۔ ہم نے رشتوں کو برا نہیں کہنا، ہمیں آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ایسے جو ذہنی مریض آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ذہنی مریض کہہ کے ان کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ میرا سوال جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، سارا احمد جن کو لیڈ کر رہی ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ 2 دن سے ویڈیو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں کیا گیا؟ کیا اس وقت جہانگیر ترین صاحب کیا کر رہے ہیں اور باقی ایشوز جو لے کر اتنا اچھالا جا رہا ہے، کیا یہ جو باقی بچے دیکھتے ہیں اور اس ایک بچے کی زندگی، اس کا ذہن جو 13 سال تک بچے کا برین ڈیولپ کر رہا ہے، ابھی یہ بچہ ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کے لیے کیا ہمارے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے انہوں نے کیا اقدام کیا؟ کیا اس بچے کو کسی سائیکولوجسٹ کے یا چائلڈ سائیکولوجسٹ کے حوالے کیا گیا؟ میں یہ پوچھتی ہوں نا۔ اور کیا جو ویڈیو اگر اس کو ریسٹ بھی کیا گیا ہے تو کیا اس شخص کی ویڈیو پولیس نے بنائی ہے کہ اسی قسم کو اس کا بھی انجام کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ اگر ہم نے ایسے کوئی کام، تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس وقت اگر ایشو کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر بات کر کے ختم کرنا نہیں ہے، اس کو ان واقعات کا اگر ہم کب ہوگا۔ نوشابہ مجھے بتائے گا کہ اگر ہم معاشرے میں اس رویے کے پیچھے محرکات
ढूंढने की कोशिश करें तो शायद बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जिस तरह अदम बर्दाश्त है, महंगाई है, गुर्बत है, या फिर जो एक सौतेले पन की जो एक कड़वाहट है, या फिर जो हमारे मुआशरती रवैये जो हैं जिन्होंने मजहबी तालीमात के ऊपर जो हावी हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मुझे ये बताएगा कि इस तमाम वाक़े को देखते हुए क्या लगता है आपको, ये जो बच्चा है ये आगे चल के किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो सकता है और कितना ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी कहा कि इसका कुछ साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए था, ये वो कितना ज़रूरी है और कितना जल्द अज जल्द करने की ज़रूरत है कि कोई काउंसलिंग इसकी की जाए, और किस किस्म के असरात इसके आगे आने वाली ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं इसके? देखिए आयशा, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, एक मदरसे में एक मौलवी साहब ने बच्चे को इतना मारा था कि शायद वो ठीक कपड़े नहीं पहन कर आया था या जूते नहीं पहने थे कि उसकी जान ही चली गई। अच्छा। ये जो वाकयात ऐसे होते हैं, ये बच्चों के जहन के ऊपर ऐसा असर छोड़ते हैं कि जिससे वो, आप ये नहीं कहते साइकोलॉजिकल मेल एडजस्टमेंट नहीं होती, आप उनको, जिसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एक बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं बच्चे। और ये जो एग्रेशन आप जो बात कर रही हैं, ये जो वायलेंस है, ये अपने से कमजोर पे ट्रांसफर होता है। हो सकता है इन साहब को गुस्सा वालदा के ऊपर हो, माँ पे गुस्सा हो, और वो जो है वो बच्चे के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा गुस्सा अपने से कमजोर पर निकलता है। और मुझे वालदा से भी ये शिकायत है कि अगर आपने शादी का फैसला किया ही है तो क्यों आप अपने, माँ तो नहीं देख सकती अपने बच्चे को ऐसे सामने जो है मारते हुए। और आपके लिए वीडियो बनाने से ज्यादा जरूरी था कि आप अपने बच्चे को उस वक्त उस जो जालिम इंसान है उससे प्रोटेक्ट करती। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई अफसोसनाक, जो इदारे हमें देख रहे हैं, बारहा हम रोज बोलते हैं चैनल्स के ऊपर आकर इस किस्म के, और बच्चों को लेकर खुदारा इस बच्चे की मेरे से रिक्वेस्ट है कि मैं वॉलंटियरली कहती हूँ कि अगर मेरे पास आता है तो मैं इसका वॉलंटियरली इसका जो है वो ट्रीटमेंट करूंगी, क्योंकि इस वक्त इसको फौरी बच्चे को इस ट्रॉमा से निकालने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। तो इस किस्म के आपके इदारों में साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं, आप कर क्या रहे हैं? मुझे सिर्फ बताएं कि ऐसे बच्चे जो वायलेंस का शिकार हो रहे हैं उनके लिए आगे आपने क्या इकदाम किए? जी ठीक है, साथ ही रहेगा ऐनुल हक बगदादी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस्लामी स्कॉलर है। बहुत शुक्रिया बगदादी साहब ज्वाइन करने के लिए। औलाद के हकूक इस्लाम ने वाजे कर दिए, और औलाद किसी की भी हो किस तरह से ट्रीट करना है ये भी वाजे कर दिया, और खास तौर पर अगर यतीम है तो उसके सर पर हाथ रखने का है तो एक बहुत बड़ा दर्जा बताया है हमारे मजहब ने। हमारे मजहब में तो बेवा से शादी करना भी सुन्नत है और बड़ी उम्र की खातून से शादी करना भी सुन्नत है, और अगर सौतेला बच्चा कोई आप कफालत कर रहे हैं उसको किस तरह से रखना है, किस तरीके से सलूक करना है, उसके क्या दर्जात हैं, ये भी बता दिया गया है। क्या लगता है आपको बगदादी साहब, क्या मुआशरती रवैये और जो कड़वाहट है इस मुआशरे में वो हावी हो गई हमारी मजहबी तालीमात के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि असल में इंसानी रवैयों की ये सारी बात है। दीन इस्लाम असल में हम बात ये समझते हैं कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक जो इसके मानने वाले लोग हैं ये उन्हीं के रिलेटेड दीन है, ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम में तो न सिर्फ इंसान बल्कि हैवानात के हुकूक का भी ख्याल रखा गया। और आप अलैहिस्सलाम ने अगर वो हदीस मुबारका आपने सुनी हो जिसमें आपने फरमाया कि एक शख्स सिर्फ इसलिए वो जन्नत में चला गया कि उसने एक कुत्ते को जो कि प्यास से बिलबिला रहा था और वो कुएं के नीचे उतर के कुएं से पानी नहीं पी सकता था, उस शख्स ने नीचे उतरकर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और इस वजह से वो बख्शा गया। तो कहाँ एक जानवर जिसको एक आदमी पानी पिलाता है और वो जन्नत में चला जाता है, तो कहाँ एक इंसान का बच्चा। और फिर दूसरी बात, जब जिस तरह का ये वाक़या आपने बताया कि उसका बाप अपने बच्चे के साथ करता है, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूंगा कि आपने इस्लाम ने फरमाया कि अना बस साथ अरमला से इसका आता ही नहीं। इस तरह दो उंगलियों मुबारक अपनी खड़ी करके आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन में जो बेवा है उसकी परवरिश करने वाला, इस तरह से दोनों होंगे क़यामत के दिन जन्नत के अंदर। तो ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर इस्लाम ने दे दी कि जो बेवाओं की मदद करने वाला होगा मेरे साथ होगा क़यामत वाले दिन। क़यामत की वो बड़ी खुशखबरी है। तो बच्चे भी बेसिकली पहले बेवा अपने साथ में बच्चे लेकर आती है, वो बेवा की खिदमत में है। बेवा की खिदमत का मतलब ही यही है कि आप न सिर्फ बेवा की खिदमत करते हैं बल्कि इससे बच्चों की परवरिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ये अजर अता करता है। आप एक आदमी जो बेवा की खिदमत नहीं करता बल्कि वो मैं आती हूँ आपकी तरफ भी बना लेता है। थोड़ा सा एक आपको अपनी बीवी बनाता है, उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका नहीं करना है।
एक बात मैं थोड़ा सा बता दूंगा, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद अकल की दी हमें उसके साथ शहावत और गज़ब जो हमारी नफसानी ख्वाहिशात हिदायत जिसको हम बोलते हैं वो भी दी है, उसके साथ साथ हमें गुस्सा दिया। अगर हम अक्ल के जरिए नुशाबा, ठीक है बगदादी साहब, ठीक है नुशाबा, क्विकली, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, क्या ऐड करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ कि मुनाफिकत, कॉग्निटिव डिसोनेंस हम कहते हैं, कौल और फेल में तजाद। ये टीवी में बैठ के बातें करना अपने इस्लाम को, हमारा क्या, हमने मदारिस में बच्चों के साथ जो होते देखा है, आप इशारे आयशा, तो जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, जो उनके साथ सलूक हो रहा है, मेरा जो कहने का मकसद है, हमारी बातें, हमारा दीन, ये सब हमें मेरे ख्याल में किताबों तक है। हम बड़ी मुनाफिक कौम है इन द सेंस कि हमारे कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। हम जो बातें कर रहे हैं, जो दीन की दिखा रहे हैं, हमारे मदारिस में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, बाहर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो घरों में बच्चे काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है 9 साल की बच्ची को। तो ये चीजें एक दिन की बात नहीं है। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं फिर सवाल करती हूँ, हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा है, क्यों अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई? हम ये सुनना चाहते हैं आपसे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके चीनी माफिया कौन सा है। और आप ठीक है नुशाबा, आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से, और आपने जिस तरीके से कहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, और अगर उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेने की, या फिर उनको लगता है कि अगर उस घर में महफूज नहीं है तो इसके ऊपर यकीनन वो उनका काम है और उनको करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नुशाबा मन्नान और आइनुल हक बगदादी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है मुझे कोरोना की, और बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि कोरोना फैल नहीं रहा, कोरोना खतरनाक तरीके से फैल रहा है। एनसीओसी जुम्मे को कुछ नई पाबंदियां लगाने वाली है, कुछ नए लॉकडाउन्स का ऐलान भी किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से एक खतरे की घंटी बज चुकी है। केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है। इसी सूरत हाल के पेश नजर एनसीओसी ने मजीद फैसले ले लिए हैं, जिनका ऐलान इस जुम्मे को किया जाएगा और मजीद पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। गुज़श्ता 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में मजीद 5499 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से एनसीओसी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया है कि सूरत हाल अच्छी बिल्कुल नहीं है। गुज़श्ता साल कौम ने SOPs पर अमल किया, इस मरतबा अमल नहीं हो रहा है और हिफाजती तदाबीर देखने में नहीं आ रही हैं। यही नहीं बल्कि इस मरतबा इंतजामिया भी कार्रवाई नहीं कर रही। असद उमर का कहना था कि बड़े शहरों में कोरोना की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वायरस की शरह मर्दान में 33, पेशावर में 26, बहावलपुर में 38% तक जा पहुंची है, जबकि फैसलाबाद में ये शरह है 25, लाहौर में तकरीबन 27, मुल्तान में 21 और रावलपिंडी में 28% है। सिंध जो पहले काफी हद तक महफूज था, अब वहां भी कोरोना का फैलाव जो है वो बढ़ रहा है और कराची में वायरस की शरह 13 और हैदराबाद में 14% तक पहुंच चुकी है। रोजाना 600 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, 4500 से ज्यादा ऑक्सीजन पर लोग हैं, जबकि गुज़श्ता साल जून में 3400 लोग ऑक्सीजन पर थे। कई शहरों में वेंटिलेटर का जो इस्तेमाल है वो 80% से भी ज्यादा हो गया है। अस्पतालों में दबाव काफी बढ़ रहा है। असद उमर ने बताया है कि हमसाया मुल्क भारत में सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी है। हमने एहतियात ना की तो वही हालात यहाँ भी हो सकते हैं। भारत में क्या हालात जो हैं आप भी सुन लीजिए जरा। भारत में आज से तकरीबन वही 2 माह पहले जो है वो दिन में 14,000 केस हो रहे थे। कल जो है वो 2.25 लाख केस एक दिन के अंदर, और भारत जहाँ पे 90 लोगों की हम बात हो रही थी, पाकिस्तान में उस दिन 20 फरवरी को 36 लोगों की हम बात हुई थी और कल जो है वो 137 तक पहुंच गया है नंबर। भारत में 90 थे लोग जिनकी कोरोना की वजह से मौत वाक़या हुई थी और कल वो नंबर 1761 था। 1761 लोग जो हैं, ये परसों का नंबर है। कल का सरबराह एनसीओसी खुदा का वास्ता देते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात कीजिए। उनका कहना था कि इंतहाई संजीदगी की इस वक्त जरूरत है। नजर आ रहा है कि घरों में क्या तबाही फैल रही है, लोग इबादत करने की बजाय लाशें उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केसेस में कमी ना आई तो कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत ने भी खबर किया है कि कोरोना केस जो है वो 8 हफ्तों से खतरनाक शरह से बढ़े हैं।
हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया है कि गुज़श्ता हफ्ते 5 मिलियन से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और ये अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। डॉक्टर टेड्रोस कहना था कि 10 लाख अमवात को पहुंचने में 9 महीने लगे हैं, लेकिन 20 लाख तक पहुंचने में 4 महीने, जबकि 30 लाख अमवात तक पहुंचने में सिर्फ 3 महीने लगे हैं। ये बहुत रैपिडली बढ़ता हुआ एक नंबर है जो हमारे सामने आ रहा है। जो सबसे तशवीशनाक बात उन्होंने बताई है वो ये कि अब नौजवान